हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने लाइव हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये भी थर्मोडायनामिक्स से ही है। थर्मोडायनामिक्स बच्चों को बहुत परेशान करती है। पहले आप सिस्टम पढ़ेंगे, सराउंडिंग पढ़ेंगे, फिर आप इन चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगते हैं। फिर आप प्रोसेसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम, बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फिर बहुत सारे आपको ग्राफ देखने को मिलते हैं, बहुत सारी साइकिल्स देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं। अगर हम इन चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़ें तो ये चीज़ें बहुत आसान हैं, लेकिन एक सबके मन में एक डर बैठ जाता है कि आप एक चीज़ को समझेंगे, दूसरी की तरफ जाते हैं तो उतने को पिछली चीज़ दिमाग में क्लियर पहले ही नहीं थी, वो फिर से साफ हो जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे। ये कोई क्लास स्पेसिफिक टॉपिक नहीं रहेगा। आप चाहे 11th 12th के स्टूडेंट्स हों, या आप बीएससी कर रहे हों, या आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हों, ये टॉपिक आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये टॉपिक हम सबको बड़ी बड़ी क्लासेस तक परेशान करता रहा है। इसी को हम आज बड़ी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम पहले मैं बता देता हूँ। टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो एंट्रोपी को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी इज डिसऑर्डरनेस और रेंडमनेस ऑफ सिस्टम, तो एंट्रोपी क्या होती है? किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस या उस सिस्टम की रेंडमनेस। अब ये दो टर्म्स यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, डिसऑर्डरनेस और रेंडमनेस। अगर आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हैं तो आपको एंट्रोपी का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अब मेरा फेवरेट पार्ट, किसी भी चीज को समझना हो तो एग्जाम्पल। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। वी हैव टू रूम्स, रूम ए एंड अनदर इज रूम बी। रूम ए एंड रूम बी। सामने आपको क्लियर होगा दोनों रूम्स में क्या डिफरेंस हमने लिया है। दोनों में डिफरेंस है साइज का। एक छोटा रूम है, एक बड़ा रूम है। लेट अस सपोज इन दोनों रूम्स में तीन आदमी हैं। तीन तिकारे काम बिगाड़े, चार ले लेते हैं। दोनों रूम्स में चार आदमी हैं। अब साथ साथ लिखते रहते हैं। रूम ए लेस स्पेस, दैट इज स्मॉलर। रूम बी इज, इसके पास ज्यादा स्पेस है, लार्जर स्पेस। दोनों में 4 men, और इन टर्म्स ऑफ गैसेस अगर हम बात करें 4 मॉलिक्यूल्स। इस रूम में भी 4 मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों रूम जो आपके सामने हैं, इनमें से मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस किस रूम के पास है, तो हम देख सकते हैं ये रूम छोटा है, ये रूम बड़ा है। तो बड़े वाले रूम में जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं ये ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, इनके पास बड़ा स्पेस है, इस बड़े स्पेस में ये घूम सकते हैं। जबकि जो मॉलिक्यूल्स या जो आदमी छोटे रूम में है, इनके पास बड़ा कम स्पेस है मूव करने के लिए। तो रूम ए में हमने क्या देखा? लेस अवेलेबल स्पेस, फॉर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत कम स्पेस है। मोर स्पेस फॉर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा स्पेस है। अगर इस रूम में स्पेस कम है, इसका मीनिंग क्या है? दिस इंप्लाइज मॉलिक्यूल्स आर लेस फ्री टू मूव। और इस रूम में मॉलिक्यूल्स आर
more free to move। अब ये बेचारे एक छोटे से कमरे में मूव करने के लिए इनके पास बहुत कम स्पेस है, तो अब बताइए इन दोनों में से ज्यादा उथल पुथल कौन मचा सकता है, जिनके पास ज्यादा स्पेस है या जिनके पास छोटा स्पेस है। तो हम जानते हैं कि जिनके पास ज्यादा स्पेस है वो ज्यादा उथल पुथल मचा सकते हैं। दिस इंप्लाइज स्पेस कम है तो लेस डिसऑर्डरनेस और लेस रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। जबकि अगर बड़े रूम की बात करें तो मोर डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। लेस डिसऑर्डरनेस का मीनिंग है लेस एंट्रोपी। जितनी कम डिसऑर्डरनेस उतनी ही कम एंट्रोपी, और जितना बड़ा स्पेस उतनी ज्यादा एंट्रोपी, मोर एंट्रोपी। जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी। और अगर हम एफिशिएंसी की टर्म में बात करें, जितनी कम एंट्रोपी एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा, मोर एफिशिएंट। जितनी ज्यादा एंट्रोपी उतनी लेस एफिशिएंसी, लेस एफिशिएंट। तो आपको डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस का मीनिंग यहां पर समझ में आया होगा। हमने क्या किया, सिंपल कोई दो रूम्स या दो कंटेनर ले लिए, हमने अज्यूम किया कि दोनों कंटेनर में 4-4 मॉलिक्यूल्स हैं। हमें पता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, तो हमने देखा कि जिनके पास कम स्पेस था उनके पास मूव करने के लिए बहुत कम स्पेस है, तो वो डिसऑर्डरनेस कम होगी, उनके पास रैंडमनेस कम होगी। इसका मतलब उनके पास एंट्रोपी कम होगी। जितनी कम एंट्रोपी सिस्टम आपका उतना ही ज्यादा एफिशिएंट। इसके अपोजिट जितना लार्जर स्पेस, मॉलिक्यूल्स के पास बहुत स्पेस है मूव करने के लिए, जितने ज्यादा वो मूव कर सकते हैं उतनी ही ज्यादा वो उथल पुथल मचाएंगे, उतनी ही ज्यादा डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी, जितनी ज्यादा एंट्रोपी आपका सिस्टम उतना ही कम एफिशिएंट होगा। तो ये हमने एक आसान से एग्जाम्पल की हेल्प से डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस को समझा है। अब अगर इसी चीज को मैं यहाँ पर सिंपल डिफाइन करना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, आप साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसकी डेफिनेशंस पॉसिबल क्या क्या हो सकती हैं जो हमने अभी तक समझा, इसके बेस पे उनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। बिफोर प्रोसीडिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, एक और एग्जाम्पल लेके या एक और मिसकंसेप्शन की बात करते हैं जो अक्सर हमें रहती है। हमें एक एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है जिसकी हेल्प से हमें एंट्रोपी को समझाने की कोशिश की जाती है। अब वो मिसकंसेप्शन क्या है, किस तरह से हमें समझाया जाता है, मिसकंसेप्शन क्या है, हमें एक एग्जाम्पल देके समझाया जाता है। वो एग्जाम्पल है एक क्लीन रूम और एक डर्टी रूम। हमें बोला जाता है कि डर्टी रूम ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, और जो क्लीन रूम है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ ऑर्डर में है, तो उसकी एंट्रोपी कम है। लेकिन ये एग्जाम्पल देना बिल्कुल गलत है। ये एग्जाम्पल देना गलत क्यों है? क्योंकि जब भी हम एंट्रोपी की बात करते हैं हम सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं कर सकते। जब हम एक क्लीन रूम और एक डर्टी रूम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी स्टेट चेंज नहीं हो रही है। दैट इज जस्ट अ पिक्चर। एक क्लीन रूम है, एक डर्टी रूम है, आप वहाँ पे क्या सिस्टम में चेंज आ रहा है हम वो नहीं देख रहे हैं। तो उसके बेस पे हम ये नहीं बोल सकते कि एंट्रोपी ज़्यादा होगी या कम होगी। हाँ, अगर आपको सिर्फ ऑर्डर और डिसऑर्डर समझना है तो ये एग्जाम्पल सही है कि एक ऑर्गेनाइज्ड रूम है तो वो ऑर्डर्ड है और एक डर्टी रूम है तो वो डिसऑर्डर्ड है। लेकिन जब भी हम एंट्रोपी की बात करेंगे हम सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट
या एक एब्सोल्यूट स्टेट की बात नहीं करते, हम हमेशा चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एंट्रोपी की जब भी बात होगी वी विल टॉक अबाउट चेंज ऑफ स्टेट। इसी एग्जाम्पल को अगर मॉडिफाई करके बोलें तो क्या हो सकता है, जैसे क्लीन रूम है और एक डर्टी रूम है। मान लो इस क्लीन रूम में हीट ऐड कर दी जाए। मान लो आपने हीटर ऑन कर दिया क्लीन रूम में। अब देखिए यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट किस तरह से चेंज होगी, इस रूम में गैसेस मॉलिक्यूल होंगे, एयर प्रेजेंट है, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे ही उन्हें हीट एनर्जी मिलेगी वो एक्साइट हो जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उनका जो रैंडम मोशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वो एक ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी एंट्रोपी विल इंक्रीज। कैसे इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्पीड से घूमना शुरू कर देंगे तो डिसऑर्डरनेस उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस उतनी ज्यादा एंट्रोपी। तो हमने यहाँ पे अब बात की स्टेट की चेंज की बात की हमने क्लीन रूम में हीट ऐड कर दी। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है। और अगर हम बोलें तो और क्या हो सकता है, मान लीजिए इस क्लीन रूम में आप बहुत गुस्से से एंटर हुए। क्लीन रूम था, एक डर्टी रूम है, अभी सिर्फ एक पिक्चर है, अभी कोई स्टेट चेंज नहीं हुई है। स्टेट चेंज करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, आप गुस्से से क्लीन रूम में एंटर हुए, बहुत गुस्से से लाल पीले थे। जैसे ही आप रूम में एंटर हुए आपने देखा सब कुछ बहुत अच्छे से पड़ा हुआ है, आपने एक एक करके चीज़ों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। तो आपने क्या किया, उस स्टेट को चेंज कर दिया। उस स्टेट के चेंज होने से क्या हुआ, जैसे ही आपने चीज़ों को इधर उधर फेंका डिसऑर्डरनेस बढ़ गई। डिसऑर्डरनेस बढ़ी मतलब एंट्रोपी बढ़ गई। ऐसे ही अगर बात करें डर्टी रूम की, मान लीजिए अब आप स्टेट को चेंज करना है, कुछ और सोचते हैं, आप बहुत खुश डर्टी रूम में एंटर हुए, पता नहीं किस बात की खुशी थी पर आप एंटर हुए इस रूम में। जैसे ही आप इस डर्टी रूम में एंटर हुए आपने देखा सब कुछ बिखरा पड़ा है। आपने खुशी खुशी में झूमते नाचते चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हुए अपनी अपनी जगह पे रख दिया। तो आपने अब क्या किया, इस डर्टी रूम की स्टेट चेंज कर दी, आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया। इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो गई, एंट्रोपी डिक्रीज हो गई वहां पर। तो जब भी आपको एंट्रोपी को समझाना हो तो सिस्टम की जो स्टेट है उसका चेंज जरूर देखिएगा। एक पर्टिकुलर स्टेट को बोल के आप ये नहीं बोलेंगे कि ये एंट्रोपी ज्यादा होगी या एंट्रोपी कम होगी। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो हमें अक्सर इस कंसेप्ट को लेके बताई जाती है या रहती है। अब बात करते हैं एंट्रोपी की डेफिनेशन के बारे में। एंट्रोपी इज द हीट रिजेक्टेड और आप वर्ड यूज कर सकते हैं हीट रिजेक्टेड और कमिंग आउट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी at the rate set by temperature। तो हमने क्या बोला, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज द हीट रिजेक्टेड, दैट इज आप बोल सकते हैं Q, कमिंग आउट और रिजेक्टेड फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एट द रेट सेट बाय टेम्परेचर। हमें पता है हीट कैसे फ्लो करती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ऐसा क्यों होता है, सिंपल सा आंसर है इट्स नेचुरल प्रोसेस। इसके पीछे कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, कोई साइंटिफिक इसके पीछे रीजन नहीं है। दिस इज नेचुरल प्रोसेस, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हमने यही बोला एंट्रोपी क्या है, इज द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एट द रेट सेट बाय टेम्परेचर। और अगर एग्जैक्ट लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं,
एंट्रोपी इज unavailable energy of the system, unavailable energy of the system, किसी सिस्टम की अनअवेलेबल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एंट्रोपी। अब यहाँ पर ये वर्ड समझना इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय अनअवेलेबल एनर्जी? अनअवेलेबल मीन्स एनर्जी तो है बट दैट इज नॉट अवेलेबल टू कन्वर्ट इनटू वर्क। एग्जाम्पल, बहुत आसान सा एग्जाम्पल, कोई गिलास है आपके पास, पानी भर रखा है गिलास में, आप इसमें शुगर ऐड करते हैं, 1 चम्मच आपने शुगर ऐड किया। अब देखिए यहाँ पे स्टेट भी चेंज हो रही है। अभी गिलास पानी से भरा हुआ था, आपने इसमें शुगर ऐड की। जैसे ही आपने इसमें शुगर ऐड की, जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो गया। भाई बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ? शुगर पानी में घुल जाती है तो ये जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो स्प्रेड हो जाएंगे पानी में। जैसे ही वो स्प्रेड होंगे इट मींस बॉन्ड ब्रेक हो गया, और बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होगी। अब क्वेश्चन है, क्या आप इस रिलीज्ड एनर्जी को यूज कर सकते हैं किसी काम को करने में? तो आंसर है हम नहीं कर सकते। क्या आपने कभी जब चम्मच से चीनी को घोला होगा तो जो वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी बॉन्ड के ब्रेक होने से, क्या कभी उसको यूटिलाइज करते देखा है किसी को? नहीं देखा है। तो इस एनर्जी को हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे एनर्जी रिलीज नहीं हुई है। तो दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी, जिसकी वजह से क्या हुआ? एंट्रोपी यहां पर इंक्रीज हो गई, फैल गए सारे के सारे पार्टिकल्स पानी में, डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, डिसऑर्डरनेस बढ़ी मींस एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। तो ये वो अनअवेलेबल एनर्जी है जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। इसी को हम एंट्रोपी बोलते हैं। वी ऑल नो एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय एस, एंड एस इज इक्वल टू Q अपॉन T, दैट इज heat added or taken at some temperature, that is the transfer of heat from hot body to cold body at the rate set by some temperature, so that is entropy. Now अब दो छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, what is entropy of system and what is entropy of universe। अब इन दोनों चीजों को भी जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। What is entropy of system? और इसके बाद बात करेंगे व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, दोनों में डिफरेंस क्या है। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम को समझने के लिए लेट वी हैव टू बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी, और वी कैन से सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। Let system A is hot body and system B is cold body, that is there is temperature difference। अब हमें पता है यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और ये हीट का ट्रांसफर कब तक होगा? ये हीट का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो जाता। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। लेट सिस्टम ए इज हैविंग एट टेम्परेचर TA एंड B इज एट टेम्परेचर TB। लेट Q इज हीट रिजेक्टेड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और जितनी हीट ये रिजेक्ट करेगा उतनी ही ये गेन करेगा। तो यहां पर भी इसने कितनी हीट गेन की, दैट इज Q।
लेट एस ए इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ए एंड एस बी इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम बी। नाउ व्हाट इज दिस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ए? हमने बोला एंट्रोपी होती है हीट गेन और लॉस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो यहां पर हीट कितनी लॉस हुई, दैट इज Q अपॉन टेम्परेचर, दैट इज TA। साथ में लगेगा निगेटिव साइन। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में साइन कन्वेंशन पढ़े हैं तो आपको पता होगा जब भी किसी बॉडी से हीट का लॉस होगा वी विल डिनोट दैट बाय नेगेटिव साइन। तो यहां पर SA इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन TA और SB हीट का गेन हुआ तो पॉजिटिव साइन Q अपॉन TB। तो यहां से हमने क्या देखा, जितनी ज्यादा बॉडी हॉट होगी उसकी एंट्रोपी उतनी ही कम होगी बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, लेस एंट्रोपी। बॉडी हॉट होगी या सिस्टम आपका कोल्ड है तो उसकी एंट्रोपी मोर एंट्रोपी। हॉट सिस्टम हैज लेस एंट्रोपी, कोल्ड सिस्टम हैज मोर एंट्रोपी। रीजन आपके सामने है, नेगेटिव साइन इसका मतलब इसकी एंट्रोपी कम है, पॉजिटिव साइन मींस इसकी एंट्रोपी ज्यादा है। तो ये है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो हम क्या यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? कंक्लूजन हम लिख सकते हैं दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम may increase or decrease depending on state of system। मीन्स जब कोई हॉट बॉडी अपनी स्टेट चेंज करेगी, यहां पर स्टेट कैसे चेंज हुई? बाय ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो जब कोई हॉट बॉडी हीट का लॉस होगा तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, एंट्रोपी यहां पर लेस है, एंट्रोपी विल डिक्रीज। और जब कोई बॉडी हीट गेन करेगी तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। आपको क्लियर होगा कंसेप्ट। अब बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स के बारे में। जब भी हम यूनिवर्स की एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे हम हमेशा चेंज ऑफ एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर हम अकेला एंट्रोपी वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे चेंज ऑफ एंट्रोपी। दो केसेस यहां पर लूंगा, दोनों की हेल्प से आपको जो हम बोलते हैं कि डेल्टा S इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कहां से आता है ये समझने की कोशिश करते हैं। केस नंबर 1, लेट टू बॉडीज अगेन hot, cold, body A, body B, heat transfer from hot body to cold body। let hot body is at temperature आप कुछ भी assume कर लीजिए। let this body is at 60 Kelvin and body B is at 30 Kelvin। temperature difference, hot body से heat transfer होगी, that is heat rejected, Q rejected। let us suppose this is 300 जूल। जितनी हीट ये रिजेक्ट करेगा उतनी ही ये गेन करेगा, that is 300 जूल। और अगर मैं यहां पर S1 लिखूं तो S1 विल बी -300 अपॉन 60 एंड दिस विल बी S2 इज इक्वल टू 300 अपॉन 30। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -5 जूल एंड दिस इज 10 जूल। चेंज ऑफ एंट्रोपी, that is delta S will be equal to S2 minus S1 and this will be equal to 10 minus 5 joule and this is equal to 5 joule। यहाँ पर अगर हम इस माइनस साइन को भी कंसीडर करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस
this will be plus 15 joule. Delta S is positive. This implies entropy of universe is increasing. इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है. दिस इज केस नंबर 1. केस नंबर 2, फॉर एडियाबैटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस. अगर प्रोसेस एडियाबैटिक या रिवर्सिबल है तो एडियाबैटिक का रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? नो हीट गेन और लॉस. हीट ना तो गेन होती ना ही लॉस होता, दैट इज Q0 होता है. एग्जाम्पल एडियाबैटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस का बस्टिंग ऑफ टायर और you can say formation of clouds. These are the examples of adiabatic और reversible process. अगर Q0 है तो Q upon T 0 होगा. इसका मतलब डेल्टा S in this case will be 0. डेल्टा S 0 होने का मतलब this implies change in entropy is 0. किसी चीज का चेंज 0 है. 0 कब आता है चेंज? जब इनिशियल कंडीशन भी सेम है, फाइनल कंडीशन भी सेम है. इसका मतलब मान लीजिए स्टार्टिंग में कोई वैल्यू हमारे पास 5 है और एंड में भी वैल्यू 5 है, तो वैल्यू कांस्टेंट रही. दिस इंप्लाइज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट. इसका मतलब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आया, एंट्रोपी कांस्टेंट है. जितनी पहले थी उतनी ही फाइनल स्टेट में भी है. तो इन दोनों को अगर हम कंक्लूड करें, इफ वी कंक्लूड बोथ ऑफ दीज केसेस, व्हाट वी विल गेट दैट डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. पॉजिटिव इंक्रीजिंग 0. डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है या यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट है. तो आई होप आपको एंट्रोपी के रिगार्डिंग मिसकंसेप्शंस, एंट्रोपी का कंसेप्ट, सिस्टम की एंट्रोपी, यूनिवर्स की एंट्रोपी, ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे. अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए. ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स और भी हैं. शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम उनको भी यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे. प्लस एक और इन्फॉर्मेशन, 11th क्लास के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है फॉर फिजिक्स लेक्चर्स. तो आपको 1 या 2 दिनों में स्टार्टिंग से फ्रॉम यूनिट नंबर 1 आपको पूरे लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाएंगे. तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए. कोई आपकी सजेशन रहती है तो आप मेल, कमेंट या इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. और तब तक अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए.